बच्चों, आज हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, वेट के बारे में पढ़ाई की, कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़े और टेंशन के बारे में पढ़े। अब हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज द फोर्स। आप दो बातें नोट कर लीजिए, फ्रिक्शन के बारे में मैं दो बातें बताऊंगा। फ्रिक्शन इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन surfaces of two bodies in contact. Friction is the force acting between surfaces of two bodies in contact to oppose the relative motion. To oppose the relative motion. बच्चे एक बात पर ध्यान देंगे, मैंने ऐसा नहीं कहा कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द मोशन। बी वेरी वेरी केयरफुल। मैंने ऐसा नहीं कहा है फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द मोशन। अपोजेस द मोशन मैंने ऐसा नहीं कहा है। आई हैव नॉट, है ना। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। आप दोनों बातों में अंतर समझिए। तो आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा पकड़ के रखिए कि फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज नहीं करता। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारी बहुत सारी मोशन जो होती हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही होती है। फ्रिक्शन उसमें कारण होता है हमारे चलने का। जैसे मैं चलता हूं तो क्या करता हूं? मैं चलते समय, मैं अपने चलते समय जो अर्थ है, जो हमारी धरती माता है, उसको मैं पीछे धकेलता हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता है। और जब फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लगता है उस कारण से मैं चलता हूँ। तो जब मैं चलता हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? आगे की डायरेक्शन में लगता है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो मेरे चलने का कारण फ्रिक्शन फोर्स है। सवाल ये उठता है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगा आगे की तरफ? एक्चुअल में मैंने क्या किया, अपने पैरों से धरती को पीछे धकेला। जब अपने पैरों से हम धरती को पीछे धकेलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमें आगे धकेलता है। चलिए, बातें हम बहुत सारी करेंगे, फिलहाल ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट अपोजेस द मोशन, है ना। नेक्स्ट, दूसरी स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूं, फ्रिक्शन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। या एक काम करो, इसको लिखिए, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। बेसिकली होता क्या है कि जब हम दो सरफेसेज को कांटेक्ट में रखते हैं, जैसे एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, हमने कांटेक्ट में रखा तो इनके बीच में, है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनमें फोर्स लगता है और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में पैकिंग हो जाते हैं। इसको इंटरलॉकिंग कहते हैं। इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरलॉकिंग भी कह सकते हैं। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। आपने जैसे कोई सरफेस देखी और आपको बड़ी पतली, बड़ी स्मूथ सरफेस लग रही है, आपको लग रहा है बड़ा ही सॉफ्ट सरफेस है, स्मूथ है, लेकिन सच में स्मूथ होती नहीं है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, थोड़ा सा बढ़िया वाले माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्मूथ नहीं है सरफेस, और बल्कि स्मूथ नहीं है, सरफेस ऐसी नजर आएगी आपको माइक्रोस्कोप से, रफ सरफेस नजर आएगी। इसी तरीके से अगर एक दूसरी बॉडी आप और रख दोगे तो उसकी सरफेस भी ऐसी ही नजर आएगी। अब जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो सोचो क्या होगा? रफ सरफेस तो है ही, तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी, आपस में इंटरलॉक हो जाएगी सरफेस, है ना। अब ये जो है इंटरलॉकिंग जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के कारण भी होती है, क्योंकि हर मटेरियल के अंदर एटम होता है, हर मटेरियल में क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। इक्वल चार्ज रिपेल करता है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन अलग अलग अट्रैक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करेंगे
फ्रिक्शन फोर्स को मैं डिटेल में पढ़ेंगे हम। मैं कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कुछ बातें करूँगा, एक एक बात का आप जवाब देते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ सिचुएशंस खड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपके घर में ये जमीन है, तो आपके घर में ये जमीन है और इस जमीन पर एक बॉक्स रखा हुआ है। मैंने क्या बोला सुनिए एक एक बात को ध्यान से। ये आपके घर में एक जमीन है और जमीन पर मैंने एक बॉक्स रख दिया। बेटे बताइए इस बॉक्स पर नेट फोर्स कितना है? इस बॉक्स पर नेट फोर्स 0 है। क्यों? नेट फोर्स इसलिए 0 रखा हुआ है भैया, चल नहीं रहा। अगर नेट फोर्स होता तो फिर ये निश्चित रूप से चल भी जाता, तो नेट फोर्स 0। अब देखिए इस पर इस समय क्या हो रहा है ये बताओ। इस समय इस पर वेट लग रहा है नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का लग रहा है ऊपर की तरफ और N बराबर mg है। इस समय इस बॉक्स पर नेट फोर्स 0 है, नो फोर्स, करेक्ट। अच्छा अब मैं आपसे इसी बॉक्स पर दूसरा सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स एट दिस मोमेंट व्हेन द बॉक्स इज जस्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस? देखिए जी, जब बॉक्स को सरफेस पर रखा गया है केवल, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स 0 है। केवल रखा गया है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स 0 है, नो फोर्स। चलिए अब मैं अगला सवाल पूछता हूं आपसे। अगर मान लीजिए ये जो बॉक्स आपने रखा था, ये बात भूल जाइए आप, पुरानी बात हो गई, अब हम नई बात कर रहे हैं। एक बॉक्स हमने रखा है ना, इस पर हमने इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितना? 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। आप मुझे बताइए जब हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो अब इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है? बॉक्स नहीं चला, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, नो मोशन, बॉक्स इज नॉट मूविंग। तो बताइए क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स? मैं बताता हूं, फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन ही होगा, क्योंकि बॉक्स मोशन में नहीं आया। फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन ही होगा और डायरेक्शन क्या होगी फ्रिक्शन फोर्स की? इधर की तरफ होगी, उल्टी डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन फोर्स की, राइट। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन के बारे में मैं बात बता दूं। फ्रिक्शन फोर्स दोनों सरफेस पर लगता है, यानी कि ये वाली जो सरफेस बॉक्स की है उस पर भी लगेगा और जो ग्राउंड की है उस पर भी लगेगा। तो आप देखिए अगर हमने ग्राउंड पर इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉक्स नहीं खींचता, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 50 न्यूटन का है। आगे फिर से देखिए, मैं फिर से बॉक्स बना रहा हूं, वही बॉक्स है, सेम बॉक्स है। अब मैंने इस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और बॉक्स नहीं खिसक रहा, बॉक्स इज नॉट इन मोशन। 200 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद भी बॉक्स मोशन में नहीं है, तो क्या आएगा फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स आएगा 200 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, ग्राउंड पर इधर की तरफ होगी। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा 2 वे लगता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा 2 वे लगता है। ध्यान दीजिए, जैसे ये मेरे 2 हाथ हैं, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स 2 डायरेक्शन में है। इस हाथ पर अगर आगे लग रहा है तो उस पर पीछे लगेगा, ठीक है, अपोजिट ही लगेंगे हमेशा, राइट। अब आप देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स 200 न्यूटन का लगेगा इस ब्लॉक पर इधर की तरफ, क्योंकि हमने ब्लॉक पर इधर फोर्स लगाया। इसका अर्थ ये हुआ कि इफ नो मोशन, इसका मतलब समझिए, इफ नो मोशन then friction force is self adjustable, अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है। इफ नो मोशन देन फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल। इसे हम कहते हैं स्टैटिक फोर्स, है ना, स्टैटिक फोर्स, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बेटे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है ना, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू static friction force is self adjustable force and always equal to the
ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ ट्राई फोर्स ऑफ ट्राई के बराबर होता है। फ्रिक्शन फोर्स को आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ट्राई व्हेन स्टेशनरी, है ना। फोर्स ऑफ ट्राई, जितना ट्राई किया आपने वही फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे देखिए, आपको मैं तीनों स्टेज बताता हूँ। यहाँ पर आपने कितना ट्राई किया, ये बॉक्स रखा था, क्या आपने इस बॉक्स को खिसकाने के लिए कोई ट्राई किया? नो ट्राई। तो यहाँ आपने कोई ट्राई नहीं किया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? 0। ये बॉक्स यहाँ रखा था, आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉक्स नहीं खिसका, बॉक्स में मोशन नहीं आई, आपने ट्राई कितना किया? 50 न्यूटन का। फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ? 50 न्यूटन का। फिर आपने 200 न्यूटन का लगाया, अब भी बॉक्स नहीं खिसक रहा, अब क्या होगा? ट्राई कितना किया आपने? 200 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 200 न्यूटन। ठीक है, अब हम बॉक्स को खिसकाने की कोशिश करते हैं। तो मैं देखिए, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और हम बॉक्स को खिसकाने की पूरी ट्राई करेंगे। चलिए जी, देखो कैसे ट्राई करेंगे और फिर बॉक्स कैसे खिसकता है। ये आपका बॉक्स है, आपके घर पे रखा है, बहुत भारी है जी ये बॉक्स, बहुत भारी बॉक्स है ना। हाँ, अब देखिए, इस बॉक्स को हम खिसकाना चाहते हैं इधर। जब हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, नो ट्राई, 0 ट्राई है, तो कोई फोर्स नहीं लगाया, फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। फिर आपने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, खिसकाने की ट्राई करी, अगर आपने 10 न्यूटन की ट्राई करी तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। 50 न्यूटन की ट्राई करी तो फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन होगा। 200 न्यूटन की ट्राई करी तो फ्रिक्शन फोर्स 200 न्यूटन होगा। 1000 न्यूटन की ट्राई करी तो फ्रिक्शन फोर्स 1000 न्यूटन होगा। अगर नहीं खिसका तो बॉक्स, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस बॉक्स पर फ्रिक्शन फोर्स मतलब खिसकाने की ट्राई बढ़ा रहे हैं। पहले थोड़ी ट्राई करते हैं, बॉक्स नहीं खिसकता, फिर और ट्राई करते हैं, फिर और ट्राई करते हैं, फिर और ट्राई करते हैं, और ट्राई करते हैं। ट्राई करते करते हम 1000 न्यूटन तक आ जाते हैं और बॉक्स नहीं खिसकता। अगर ये बॉक्स नहीं खिसक रहा है तो इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, नो डाउट, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये हमेशा फोर्स, अप्लाइड फोर्स के बराबर या ट्राइड फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ ट्राइड, बस इसके बराबर होगा जितना भी आपने किया। ठीक है, इसलिए इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को पता है क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। जितना फोर्स है उतना एडजस्ट हो जाता है अपने आप, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। आपका ये फोर्स जरा सा भी कम नहीं होगा, जरा सा भी ज़्यादा नहीं होगा, है ना। आप समझ गए ये बात। अब हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते चले जाते हैं। 1000 न्यूटन फोर्स हमने कर दिया, अभी तक ये बॉक्स नहीं खिसका है। अब हमने इसके ऊपर 1001 न्यूटन किया, 1001 न्यूटन किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे ही हमने इस पर 1001 न्यूटन किया, बॉक्स खिसकने चालू कर दिया, बॉक्स ने मोशन स्टार्ट कर दी। इसे कहते हैं लिमिटिंग फोर्स। कि हर बॉडी के लिए, इस दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं उन सब के लिए एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। उस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक बॉडी नहीं चलती है, फिर जब उससे ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो बॉडी चलती है। यानी 1000 न्यूटन तक तो ये नहीं खिसका था, लेकिन 1001 होते ही ये खिसक गया, है ना। जिस फोर्स पर इसने खिसकना चालू किया दैट इज कॉल्ड एज FRSL, है ना। इसको कहते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। आपके पास में जितनी भी दुनिया के अंदर वस्तुएं हैं, सब वस्तुओं के लिए
एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जरूर होता है, उससे कम फोर्स लगाओगे तो नहीं खिसकेगी बॉडी, नहीं चलेगी बॉडी, है ना। चलाने के लिए फोर्स उसको पार करना पड़ेगा, उस सीमा को पार करना पड़ेगा, उस लिमिट को पार करना पड़ेगा। जैसे आपके घर पर एक बहुत भारी सा कोई पलंग रखा है, अब आप उसे खिसकाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने यूं हाथ लगाया खिसक गया ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बहुत भारी सा पलंग खिसकाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पलंग के लिए एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा, उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसके बाद खिसक जाएगा। जैसे ही आपने इससे ज़्यादा फोर्स लगाया 1001 न्यूटन का, अब आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है कम हो गया। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, और कम होकर के बहुत कम हो जाता है, 900 या 800 ही रह जाता है। तो देखिए इस ब्लॉक को हम खिसकाने की कोशिश कर रहे थे, 1000 न्यूटन तक जब फोर्स लगाया तब तक फ्रिक्शन फोर्स उतना का उतना ही रहा, लेकिन जैसे ही ब्लॉक ने खिसकना चालू किया फ्रिक्शन फोर्स अचानक से कम होकर के 800, 900 या 700 या पता नहीं कितना भी, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस कैसी है, बॉक्स कैसा है, वो उस पर डिपेंड करती है। लेकिन फिर मोशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाती है वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हेन मोशन इज देयर, when motion is there, then the friction force is called kinetic force. तो जब कोई मोशन नहीं होगी तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फोर्स नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। एंड आपको मैं बताना चाहता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इट इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये होता है, ठीक है। चलिए ये तो आपको बात समझ में आ गई कि हमेशा कम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसीलिए पता है क्या होता है, एक बार जब बॉक्स खिसकना शुरू करते तो आप लोग महसूस कीजिए, आप अपने घर पर एक बार अगर आपका भारी बक्सा खिसकना चालू कर देता है तो फिर आपको उतना दम नहीं लगाना पड़ता, शुरू करने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है ना। जैसे ट्रेन रेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो जब स्टार्ट होती है ना उस समय एनर्जी सबसे ज़्यादा खर्च होती है, बाद में उतनी एनर्जी खर्च नहीं होती, चलने लग जाती है ना तो एनर्जी का खर्चा कम हो जाता है। इसी तरीके से जो है आपका कार, बस, ट्रक, ये सब जब चलने लग जाते हैं तो एनर्जी का खर्चा कम हो जाता है। जब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं मोशन, उस समय एनर्जी खर्च ज़्यादा होती है, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, उसका कारण है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है ना। आप ये ध्यान रखिएगा, FRSL लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स फॉर दैट बॉडी, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, चलिए मैं आपको ये वाली बात एक ग्राफ से समझाता हूँ, ग्राफ से आपको बात आराम से समझ में आएगी। तो मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ कि क्या है एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स का और अप्लाइड फोर्स का या फोर्स ऑफ ट्राई का ग्राफ क्या है। आप ट्राई करते हैं तब फ्रिक्शन फोर्स आता है, ट्राई नहीं करते तो नहीं आता है। चलिए जी देखिए, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर दो एक्सिस बनाई है मैंने। एक एक्सिस मैं बना रहा हूं यहां पे फ्रिक्शन फोर्स, और यहां पे मैं बना रहा हूं अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। अप्लाइड फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ट्राई,
फोर्स ऑफ ट्राई, आपने ट्राई किया है इस फोर्स, दैट इज अप्लाइड फोर्स। अब देखो शुरू में जब आपका अप्लाइड फोर्स 0 था, जब आपका फोर्स ऑफ ट्राई 0 था, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 0 था। नो ट्राई नो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स 0। फिर आपने थोड़ा सा अपना ट्रायल फोर्स बढ़ाया, तो जितना आपने ट्राई फोर्स किया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इतना ही आएगा जितना आपने ट्राई किया, दोनों बराबर बराबर आएंगे, जरा सा भी कम ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए ये जो लाइन है ये 45 डिग्री एंगल ही बनाएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा आपको? जितना आपने ट्राई किया, जितना आपने अप्लाई किया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आएगा। कब तक आएगा? जब तक बॉडी चलेगी नहीं, तब तक यही कार्यक्रम होता रहेगा। इसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, इसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। उसके बाद एक लिमिट आएगी, उसके बाद में बॉडी चलना शुरू कर देगी। क्या आएगी? एक लिमिट आएगी, उसके बाद बॉडी अपनी मोशन स्टार्ट कर देगी। बेटे जब बॉडी अपनी मोशन स्टार्ट कर देगी ना, तो क्या होगा? तो देखिए मोशन स्टार्ट जैसे ही करेगी वैसे ही एकदम से फ्रिक्शन फोर्स गिर जाएगा, कम हो जाएगा। इसे कहते हैं FRSL। ध्यान देना क्या नाम बोल रहा हूं मैं? फ्रिक्शन फोर्स SL। ये FRSL क्या है जी? मैं बताता हूं FRSL क्या है। FRSL है ना, इसे मैं कहूंगा स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, FR मैक्सिमम भी कह सकता हूं, है ना। और पता है इसको क्या बोलता हूं मैं? इसको बोलता हूं मैं म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन बोलता हूं मैं। ये एन क्या है? एन है नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू एस क्या है? म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटे मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी बात बता देना चाह रहा हूं। वो बात ये है कि सच में ये वाला जो फोर्स होता है ना, FRSL इक्वल टू दिस, ये फोर्स सच में इस दुनिया में बहुत कम लगता है, मतलब बहुत ही थोड़े समय के लिए लगता है, जस्ट फॉर अ मोमेंट। बॉडी पर लगता तो है ये फोर्स, किसी भी बॉडी पर ये फोर्स लगता तो है, लेकिन बस ये फोर्स लगता है एक मोमेंट के लिए, उससे पहले और उसके बाद में फिर ये फोर्स नहीं रहता। जैसे हमारे पास अगर बॉक्स था हमारे घर में, हमने खिसकाने का प्रयत्न किया, हमने खिसकाने का प्रयत्न किया, फिर और फोर्स लगाया और प्रयत्न किया, और प्रयत्न किया, और प्रयत्न किया, प्रयत्न करते ही जाएंगे, तो एक ऐसा इस पोजीशन आएगी, एक ऐसा अमाउंट ऑफ फोर्स लग जाएगा कि फिर वो आपका जो बॉक्स है वो खिसक जाएगा। अब बॉक्स जब खिसका तो इतना फोर्स लगा, उस मोमेंट पर लगा बस, उसके बाद तो फिर फोर्स कम हो जाता है। हाँ जी, यहाँ से आपने फोर्स लगाना चालू किया, फोर्स बढ़ा, एक लिमिट तक फोर्स बढ़ गया, इसके बाद अचानक से फोर्स गिर जाता है, और फिर गिर करके फोर्स कांस्टेंट हो जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। इसे कहते हैं FRK, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इट इज म्यू के इंटू एल। म्यू के को क्या कहते हैं? म्यू के को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, करेक्ट। ये आपका जो है ना फ्रिक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो गई, राइट। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, राइट। एक बॉडी पर हमेशा दूसरी बॉडी के उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, दोनों बॉडीज में फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा, इक्वल लगेगा, करेक्ट। तो आप देखिए ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कम होगा उससे हमेशा, लिमिटिंग वाले से, है ना। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सवाल ले रहा हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये फ्रिक्शन फोर्स
कैसे काम करेगा, राइट। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए ध्यान देना, ये आपका ग्राउंड है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स का जो वजन है वो मान लीजिए 5 किलोग्राम है, राइट। ये जो सरफेस है ये रफ है, इसका म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये दे रखा है 0.5, राइट। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये दे रखा है 0.4। अब आप ध्यान दीजिए, तो मैं आपको ये एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, इसमें काफी सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर होंगे। ये सरफेस है, इस पर 5 किलोग्राम का बक्सा रखा है, म्यू एस 0.5 है, म्यू के 0.4 है, हमेशा ही म्यू के कम होता है, म्यू के हमेशा ही कम होता है ना, ओके। अब आप ध्यान दीजिए कि जब आपका ये म्यू एस है तो मैं इस पर जरा एफ आर एस एल निकाल दूं एक बार। एफ आर एस एल क्या चीज है ये? स्टैटिक लिमिट, यानी ये सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है इस दुनिया में, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इट इज म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 0.5। एन कितना है जी? एन है 5 इंटू जी, 5 इंटू जी, जी कितना? 10। तो बताइए ना जरा ये कितना आया एफ आर एस एल? ये आया 25 न्यूटन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये बॉक्स ऐसा बॉक्स है, जब तक आप इस पर 25 न्यूटन फोर्स ना लगा देंगे तब तक ये चलने वाला नहीं है, तब तक ये चलने वाला नहीं है। अब हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं इसको, तो आई एम गोइंग टू पुल इट। फोर्स जो लगाया है मैंने अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। और टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है तो इस फोर्स की वैल्यू है 5 इंटू टी, 5 इंटू टी। अब आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। जवाब देखिए कैसे देंगे आप। सबसे पहला यह है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स what will be value of friction force at following time? देखिए सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं, t इक्वल टू 0 सेकंड, t इक्वल टू 0 सेकंड पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या थी आपको बताना है। t इक्वल टू 2 सेकंड पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या थी आपको बताना है। t इक्वल टू 3 सेकंड पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है आपको बताना है। फोर्थ, t इक्वल टू 5 सेकंड पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है आपको बताना है ना। पांचवा, t इक्वल टू 6 सेकंड पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है आपको बताना है। और t इक्वल टू 10 सेकंड पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात हम कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 सेकंड, f बराबर 5t है। तो भैया t इक्वल टू 0 सेकंड पर जो f की वैल्यू है वो 0 है। f बराबर 5t है ना, तो ये 0 है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी 0 ही है। थोड़ा सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा। हमें इस लिमिट तक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? जितना फोर्स लगा उतना ही फ्रिक्शन, जितना फोर्स लगा उतना ही फ्रिक्शन। अब देखिए आप, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर जरा f की वैल्यू लिख देता हूं मैं इधर की तरफ। ध्यान दीजिए, f बराबर 5t है ना, तो मैं जरा f की वैल्यू लिख देता हूं। चलो यहां लिख देता हूं इस जगह पे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना।
देखिए क्या कर रहा हूं, कैपिटल F बराबर 5t है, t बराबर 0 पर F बराबर कितना आएगा 0, t बराबर 2 सेकंड पर F बराबर कितना आएगा 10, t बराबर 3 सेकंड पर F बराबर कितना आएगा 15, t बराबर 5 सेकंड पर F बराबर कितना आएगा 25 न्यूटन। न्यूटन आएगा जी, ये t न्यूटन में दे रखा है फोर्स, राइट। फिर t बराबर 6 सेकंड पर कैपिटल F बराबर कितना आएगा बताओ 30 न्यूटन, t बराबर 10 सेकंड पर कैपिटल F बराबर कितना आएगा 50 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यूज बताऊंगा मैं अलग अलग टाइम पर। तो देखो t बराबर 0 सेकंड पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 है, t बराबर 2 सेकंड पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 10 है, t बराबर 3 सेकंड पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन है, t बराबर 5 सेकंड पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बिल्कुल 25 न्यूटन होगी उस मोमेंट पर 25 न्यूटन होगी। अब हमारा 25 न्यूटन ये लिमिट है, लिमिट, इससे बाहर फ्रिक्शन फोर्स नहीं जा सकता, इससे कम ही होगा। अब आपको यहाँ पर Fr काइनेटिक दे रखा था, Fr काइनेटिक होता है म्यू के इंटू एन। आपको जब सवाल दिया था म्यू के की वैल्यू 0.4 बताई थी, नॉर्मल रिएक्शन कितना था 5 इंटू जी यानी कि 10, तो ये 20 न्यूटन आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका 6 सेकंड पर जो फोर्स हो गया वो 20 न्यूटन हो गया। 10 सेकंड पर फोर्स कितना होगा 20 न्यूटन होगा, करेक्ट। चलिए अब मुझे बताइए, आप इसी क्वेश्चन के अंदर आप मेरे को जवाब दीजिए, यहां पर एक्सीलरेशन कितना है 0, यहां पर एक्सीलरेशन कितना आएगा a बराबर 0, यहां पर एक्सीलरेशन कितना आएगा a बराबर 0। इस समय इस मोमेंट पर a बराबर 0, लेकिन बाद में एक्सीलरेशन कितना आएगा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टाइम, है ना। तो देखो t इक्वल टू 6 सेकंड पर आपका ये फोर्स कितना 30 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स कितना 20 न्यूटन। 30 न्यूटन किधर लगा, इधर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, राइट। तो 30 माइनस 20 10 न्यूटन, ये नेट फोर्स आया। नेट फोर्स जो 10 न्यूटन आया उसमें मास का भाग लगाओ 5 किलोग्राम का, तो आपका एक्सीलरेशन जो है ना वो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। चलिए आगे, 10 सेकंड पर एक्सीलरेशन कितना है, आपका फोर्स है 50 न्यूटन, फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, फ्रिक्शन तो 20 न्यूटन ही रहेगा, आप बदलेगा नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, मोशन चालू हो गई, है ना। अब आपका एक्सीलरेशन कितना आएगा बताओ, 50 माइनस 20 30 में 5 का भाग लगाइए तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आया, राइट। चलिए अब आपको मैं इसी के अंदर से एक सवाल देता हूं होमवर्क के लिए, और वो होमवर्क अगर आप करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए क्या है होमवर्क, व्हाट विल बी दी वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एट t इक्वल टू 10 सेकंड। ध्यान दो, ये आपका 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे म्यू एस दे रखा है आपको 0.5 और म्यू के दे रखा है 0.4, है ना। सवाल क्या है, क्वेश्चन है व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, what will be velocity of the block at t equal to 10 सेकंड। 10 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी है। चलिए कैसे निकालोगे 10 सेकंड पर वेलोसिटी, हैं? देखो 5 सेकंड तक तो कुछ चला ही नहीं, हिला ही नहीं, है ना। 10 सेकंड पर दौड़ रही होगी बॉडी, है ना, एक्सीलरेशन भी होगी, बॉडी भी दौड़ रही होगी, आपको निकालना है वेलोसिटी।
तो देखिए मैं निकाल दूँ, ये बस केवल एक गेम है और कुछ नहीं, केवल एक गेम है, बहुत ही आसान सा गेम है। और आपको अगर कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप निकाल देंगे, है ना। तो देखिए अप टू, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, अप टू 5 सेकंड, अप टू 5 सेकंड a इज 0, v इज 0, दोनों 0 हैं, कोई मोशन वगैरह नहीं हुई है 5 सेकंड तक, राइट। क्योंकि 5 सेकंड तक आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था ना वो पार नहीं हुआ था। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था बेटा बताओ? लिमिटिंग फ्रिक्शन था आपका FRSL बराबर कितना था? 25 न्यूटन था FRSL लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप इस बात पर, FRSL लिमिटिंग फ्रिक्शन μs इंटू n था, तो μs 0.5 था, n आपका 5 इंटू g बराबर 10 था, तो 25 न्यूटन था लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, राइट। चलिए अब देखो आप 5 सेकंड के बाद क्या होने वाला है ना, t ग्रेटर देन 5 सेकंड। फिर आप देखिए नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। मैं नेट फोर्स बता देता हूँ, बता दूँ, t ग्रेटर देन 5 सेकंड पर आएगी। मैं नेट फोर्स बता रहा हूँ, 5t तो अप्लाइड फोर्स है, -20 न्यूटन आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ये आपका नेट फोर्स आएगा। 5 सेकंड के बाद में आपका फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन है। 25 न्यूटन तो लगता है एक मोमेंट के लिए, है ना बेटा। तो 25 न्यूटन का फोर्स एक मोमेंट के लिए लगता है, कभी भी ज़्यादा देर के लिए 25 न्यूटन का फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। चलो अब ये आपका जो नेट फोर्स है वो इतना है। तो बेटा एक्सीलरेशन कितना आएगा? एक्सीलरेशन आता है नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स है आपका 5t -20 अपॉन मास कितना है 5। इसका मतलब ये आ गया नेट फोर्स आपका t -4, ये नेट एक्सीलरेशन आ गया, सॉरी एक्सीलरेशन आ गया। अब मैं एक्सीलरेशन को कहूँगा dv अपॉन dt, दैट इज t -4। इसलिए dv कितना? dv इज t -4 इंटू dt। इसलिए v कितना? v बराबर इंटीग्रेशन t -4 इंटू dt। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे आप? आप इंटीग्रेशन करेंगे 5 to 10, क्योंकि 5 से पहले का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक्सेलरेशन ही 0 था। अब आप करिए, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो देखिए मैं कर रहा हूँ इसको, t²/2 -4t 0 से लेके 5 से लेके 10 तक की लिमिट है। तो आप देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पर लिमिट रख रहा हूँ, t²/2 है ना, तो 1/2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, t²। एक बार 10 का स्क्वायर 100 लिखूँगा, फिर अगली बार 5 का स्क्वायर 25 लिखूँगा, फिर -4। अब t में एक बार 10 लिखूँगा, एक बार 5 लिखूँगा। चलिए यही आपका आंसर है। तो कैलकुलेशन करिए, 100 - 25 75/2 कितना आएगा? 37.5 आएगा, माइनस 37.5, है ना। और ये कितना आया? 54, यानी कि ये 20 आया। तो ये 17.5 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आएगी, करेक्ट। ये आपका आंसर आएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया। तो बाकी बातें अपन अब अगले लेक्चर में करेंगे, एक साथ पूरा नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि एक साथ पूरा पढ़ाने पे हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। वैसे ये चैप्टर बड़ा आपको जो है ना, कोई सा भी चैप्टर हो जी, फिजिक्स तो मैं बताऊँ आपको कि सबसे इजी सब्जेक्ट है और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, दोनों फिजिक्स में है ना। तो आप क्या करें कि उसको मन लगा के पढ़ें तो आपको समझ में आता है।